हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास 12 के लास्ट चैप्टर 12वां इतिहास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। दोस्तों, इस पर हमने एक वीडियो आपको बना दिया है। निश्चित तौर पे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी अच्छी तरह से कंसेप्ट समझाने की कोशिश की। हालांकि मेरी आवाज में, मेरी कंसेप्ट में थोड़ी सी ब्रॉड दिखता है। मैं थोड़ा बृहद तौर पर लेके चलता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी कोई साधारण चीजें होती नहीं है और उसके क्वेश्चन को समझना इतना आसान भी नहीं होता है। इसलिए थोड़ा मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। आज हम लोग इसमें जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और जहां पर नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ साथ कुछ अन्य विषयों पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं आज इस वीडियो में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। सवाल सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव की है दोस्तों, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। तो देखिए, कहते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की तीसरी बैठक में प्रस्तुत की गई, जो ये समझ लीजिए कि एक तरह से पूरे संविधान का ये निचोड़ था। नेहरू जी संविधान सभा की गठन हुई थी और उसमें नेहरू जी अंतरिम सरकार, चूंकि अंतरिम सरकार थी और इसी अंतरिम सरकार के पहले मुखिया यानी प्रधानमंत्री माने जाते हैं, और वो पहले ही व्यक्ति थे और पूरी उन्हीं के नियंत्रण में संविधान सभा आगे बढ़ रही थी और संविधान लिखा जा रहा था। मेन फ्रंट पर वही थे। लोगों को उन पे ऊपर भरोसा भी था और अविश्वास भी था। भरोसा इसलिए था कि निश्चित तौर पे वो स्वतंत्रता सेनानी है, तो जितने देश में कुर्बानियों को बलिदान जो हुई है उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे और एक बेहतर संविधान जरूर लिखेंगे। लेकिन कुछ लोगों को शक इसलिए था कि नेहरू जी अभी भी कई तरह से देखा जाए तो अभी भी हिंदुस्तान से अंग्रेज गए नहीं थे। अभी भी माउंट बेटन के नियंत्रण में ही हिंदुस्तान चल रहा था और संविधान सभा का गठन भी अंग्रेजों के प्रभाव में ही किया गया था और नेहरू जी भी अंग्रेजों के बहुत ही करीब थे। इन तीनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों को कई बार इनके ऊपर भरोसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में वो सारी चीजें लोगों को बताने की कोशिश की कि हमें एक मौका तो चाहिए, मौका तो दीजिए, हम एक बेहतर संविधान लिखेंगे और उसमें किसी भी व्यक्ति को नजरअंदाज हम नहीं करेंगे, एक खूबसूरत संविधान लिखेंगे और आपको मेरे ऊपर तब तक भरोसा करना पड़ेगा जब तक कि मैं एक बेहतर संविधान लिख न दूं। जब तक संविधान लिखा जाता है तब तक आपको शांतिपूर्वक देखना ही होगा, समझना ही होगा और ये जानने का प्रयास करिए कि हम बेहतर निश्चित तौर पे संविधान लिखेंगे। भरोसा हमारे ऊपर जताइए। सभी वर्गों को संविधान में ख्याल रखा जाएगा। ये सारी बातें वो अपने उद्देश्य प्रस्ताव में बता रहे थे। तो दोस्तों चलते हैं, हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। और मैं बता दूं कि इस बार के लिए उद्देश्य प्रस्ताव आपके हिस्ट्री में 8 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ भी सकता है 8 नंबर में। उद्देश्य प्रस्ताव कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुई थी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत वे सभी बातें वर्णित थी, सारी बातें उन्होंने बताने का प्रयास किया जो आगे संविधान में लिखने जा रहे थे। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की लघु संविधान भी कहते हैं, छोटा भी, मिनी। इस प्रस्ताव के अंतर्गत वह सभी बातें बड़ी थी जिनके आधार पर भारत का संविधान का निर्माण किया जाना था। इस प्रस्ताव के अंतर्गत भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु देश बनाने की घोषणा की गई। पहली बात कि भारत क्या होगा, एक स्वतंत्र भी होगा और संप्रभु देश होगा, अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र रहेगा, संप्रभु रहेगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भारतीय संविधान के द्वारा देश में सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। पहली बात उन्होंने कहा कि किसी को चिंता करने की बात तो नहीं है, सबका ख्याल रखा जाएगा।
इसलिए आप चिंता मत करिए, न्याय, समानता और स्वतंत्रता सबको मिलेगा। साथ ही साथ भारतीय संविधान देश के अल्पसंख्यक और एवं पिछड़े वर्ग के विकास को भी ध्यान में रखेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सबका ख्याल रखेंगे। जनजातीय क्षेत्र और दमित, यानी जो दबित है, जो दबाया गया हुआ व्यक्ति है, दमित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। देख रहे हैं ना, न्याय, समानता, स्वतंत्रता सबको मिलेगा। अल्पसंख्यकों का भी ख्याल रखा जाएगा, पिछड़े वर्गों का भी ख्याल रखा जाएगा, अनुसूचित जाति, दमित और अन्य पिछड़े वर्गों का भी ख्याल रखा जाएगा, रक्षात्मक उनके लिए प्रावधान किया जाएगा। इस संविधान का निर्माण देश में स्थित लोगों की जरूरत और मांगों के आधार पर ही तो किया जाएगा। इसलिए आप भरोसा रखिए, संविधान हम बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास करेंगे। यानी कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की मांगों और इच्छाओं की बजाय देश की लोगों की मांग और इच्छाओं के अनुसार बनाया जाएगा। नेहरू जी ने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया होगा, सफेद होगा और गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों कि तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में एक गहरे नीले रंग के चक्र भी होगा। ऐसा ही हमारा राष्ट्र ध्वज होगा। फिर उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम भी कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्ट के प्रारूप लिखने में खास मदद की। यानी एक तरफ जवाहरलाल नेहरू तो दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल काम कर रहे थे। कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कांग्रेस में इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और धर्मशास्त्री भीमराव अंबेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर और कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे। यानी अंबेडकर साहब कहते हैं कि अंबेडकर साहब राजनीतिक विरोधी रहे थे कांग्रेस के, लेकिन फिर भी उन्हें संविधान सभा में जगह दिया गया, विधि मंत्री बनाया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया। संविधान लिखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी गई। परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने के लिए न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। गुजरात के के.एम. मुंशी और मद्रास के अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी होती थी। इस काम में लगभग 3 वर्ष लग गए और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड भी बने। भारी संख्या में भरकम खंडों में प्रकाशित हुआ, लेकिन हमने अपना संविधान लिखने में सफलता तो प्राप्त कर ही लिया। उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी ने यही बातें कही कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन एक नेता थे जिनका नाम था सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी जो एक कम्युनिस्ट नेता थे, उनका नेहरू जी पर भरोसा नहीं था, ना वो संविधान सभा पर भरोसा कर रहे थे। कम्युनिस्ट नेता थे, गरीबी की बात करते थे, नेहरू जी के विचारधारा में सेट बैठते नहीं थे, तो नेहरू जी पर भरोसा नहीं था। संविधान सभा पर उन्हें भरोसा नहीं था क्योंकि अंग्रेजों ने बनाई थी। तो अब देखिए, चलिए हम बात करते हैं कि संविधान सभा के विरोधी कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी का क्या विचार था। सोमनाथ का कहना था कि संविधान सभा के, देखिए इन्होंने कहा कि हम कैसे संविधान सभा पे भरोसा कर ले। मेरी बात अगर ध्यान से सुन लीजिएगा तो वही बातें हम आपको इसमें पीडीएफ में दे रहे हैं। कह रहे थे सोमनाथ लाहिड़ी एक कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने कहा कि हम कैसे ये भरोसा कर ले कि जो हमारा संविधान लिखा जाएगा वो गरीबों और छोटे दलित वर्गों के हित में होगा। पहली बात तो यही कह रहे थे कि कैसे हम स्वीकार कर ले, क्योंकि इसके पीछे कई कारण थे। वो कह रहे थे कि अभी भी संविधान, वो 3 बातें कह रहे थे कि अभी भी देश से अंग्रेज गए नहीं है,
अभी भी देश में अंग्रेज हैं और उन्हीं के माउंटबेटन जो हमारी महारानी है उन्हीं के नियंत्रण में संविधान सभा का गठन भी हो रहा है। तो देश से अंग्रेज गए नहीं है, अंग्रेजों ने ही संविधान सभा का गठन किया है और नेहरू जी भी माउंट के बहुत करीब हैं, माउंटबेटन के करीब हैं। अब जब ये तीनों ही हमारे पक्ष में नहीं है तो हम कैसे भरोसा करें कि नेहरू एक बेहतर संविधान लिखेंगे जिसमें अल्पसंख्यकों का भी ख्याल रखा जाएगा। देश में राजनीतिक आजादी तो अभी मिली है, लेकिन क्या देश में सामाजिक और आर्थिक आजादी मिली है? नहीं, देश तो केवल राजनीतिक रूप से आजाद हुआ है, अभी भी देश में बहुत खाई पड़ी हुई है। सामाजिक और आर्थिक असमानता देश में व्याप्त है, तो पहले तो हमें सामाजिक और आर्थिक असमानता की स्वतंत्रता ही तो मिल जाए, तब हम देश के संविधान लिख लेंगे। इसलिए सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा का विरोध कर रहे थे, लेकिन वहीं पर जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर उन्हें जवाब दे रहे थे कि बात सही है कि अभी भी अंग्रेज इस देश से गए नहीं हैं और माउंटबेटन के नियंत्रण में ही संविधान सभा का गठन हुआ भी है। और मैं करीब हूं या नहीं वो तो बात अलग है, लेकिन आपको ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि देश की आवाज से ही संविधान लिखी जा रही है और लिखने वाले जो 299 लोग हैं वो सब एक स्वतंत्रता सेनानी है। सबने अपनों को खोया है, किसी ने किसी को खोया है तो किसी ने किसी को खोया है। तो ये लोग कैसे देश का संविधान गलत लिख सकते हैं, किसी की हक का नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इन पर भरोसा करना पड़ेगा, जो लोग लिख रहे हैं इन पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा। ये बात नेहरू जी ने जवाब दिया। तो देखिए क्या कह रहा है। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा संविधान सभा का विरोध किया गया, क्योंकि जिस दौर में उनका कहना था कि जिस दौर में संविधान सभा बनाई गई थी उस दौर में ब्रिटिश भारत छोड़कर अभी नहीं गए थे और देश में जवाहरलाल नेहरू की एक अंतरिम सरकार चल रही थी। हालांकि यह सरकार तो नेहरू जी की थी, परंतु अपना सारा काम तो नेहरू जी वायसराय और लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में ही तो करती थी। वैसे में सोमनाथ लाहिड़ी जी ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई यह संविधान सभा अंग्रेजी से ही प्रभावित है, इसी वजह से हमें इस संविधान सभा को छोड़कर संपूर्ण आजादी प्राप्त करनी चाहिए ताकि हम अपने संविधान को अपने अनुसार बना सके। इस बात के जवाब में नेहरू जी ने कहा कि भले ही यह संविधान सभा अंग्रेजों की रूपरेखा द्वारा बनाई गई है, पर संविधान सभा में उपस्थित सभी सदस्य एक अलग प्रकार की संविधान सभा चाहते हैं। फिर भी हम सभी संविधान सभा के सदस्यों की यह जिसमें जिम्मेदारी है कि इस संविधान सभा के अंतर्गत हम एक ऐसे संविधान का बात करें जो देश के आम लोगों की आकांक्षा और मांगों को पूरा करने में सक्षम हो। भले ही इस संविधान सभा का नेहरू जी कह रहे थे निर्माण अंग्रेजी सरकार की रूपरेखा के अनुसार किया गया, परंतु इस संविधान की सभा को ताकत तो आजादी के संग्राम में शामिल हुए सभी लोगों और भारत के नागरिकों से ही तो मिलती है। तो आप कैसे भरोसा नहीं करेंगे कि यह संविधान गलत लिखा जाएगा? बिल्कुल नहीं गलत लिखा जाएगा, क्योंकि लिखने वाले तो भारतीय ही है ना, वो लोग भी तो इन्हीं लोगों के बीच से निकल करके आए हैं। ये अलग बात है कि संविधान सभा का गठन अंग्रेजों ने किया है, लेकिन आवाज तो भारत की है, इसलिए आपको भरोसा तो करना पड़ेगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ लाहिड़ी को कहा। अब अलग अलग सबकी डिमांड थी, सब लोग अपनी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे 3 साल में। सबने सोचा कि अगर आज नहीं मांगेंगे तो कल मिल नहीं पाएगा, इसलिए जो भी दिल के अंदर जो खटास है इसको रखो और अपनी बातों को रखने की कोशिश करो। इसी बीच में पृथक निर्वाचन की बहस छिड़ गई कि देश में क्या किया जाए, पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया जाए या फिर देश में आरक्षण की बात की जाए। कई लोग तो पृथक निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में थे, जिसमें से वी पोकर बहादुर भी एक व्यक्ति थे। इन्होंने भी वी पोकर बहादुर ने सब इसका पक्ष लिया, लेकिन पटेल, जीबी पंत और भी कई लोग थे जिन्होंने इसे नकारा। उन्होंने कहा कि नहीं, पृथक निर्वाचन प्रणाली एक अच्छी नहीं है। अब आपको सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात यहीं पे समझा दूं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली होती क्या है। इसमें यह कहा जाता है कि जब कोई सीट किसी समुदाय के लिए आरक्षित किया जाता है तो उस सीट पर केवल उसी समुदाय का व्यक्ति खड़ा होगा और उसी समुदाय का उसे केवल वोट देगा। इसे ही पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। जबकि ठीक इसके उल्टा
आरक्षण होता है। आरक्षण में जिस व्यक्ति के नाम पर वो सीट आरक्षित होती है वही व्यक्ति तो खड़ा होता है, लेकिन वोट उसे सारे समुदाय, जाति, प्रथा सब लोग मिल करके उसे वोट देते हैं। खड़ा केवल वो आरक्षित व्यक्ति वाला होता है, वोट उसे सब देते हैं। और पृथक में जिसके लिए आरक्षित होता है उसी समुदाय का वोट भी व्यक्ति भी खड़ा होता है और केवल उसी समुदाय के लोग उसे वोट देते हैं। इसे पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। एक तरह से अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। इसका पहला प्रयोग उन्होंने 1909 में भारतीय संविधान अधिनियम में किया था, भारतीय शासन अधिनियम में, जहां पर हिंदुस्तान में हिंदुओं से मुसलमानों को अलग करके पृथक निर्वाचन की बात उन्होंने कही थी। और यहां तक कि हमने इसमें चर्चा किया है पीछे भी कि नेहरू, अंबेडकर साहब भी इसकी मांग 1932 में कर ही रहे थे। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम बात करते हैं। कह रहा है कि 27 अगस्त 1947 ईस्वी को मद्रास के पी बोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिकाएं बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दी। उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन बनाए रखना चाहिए और पक्ष में बात दिया। संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका की समस्याओं पर बहस हुई। मद्रास के वी पोकर बहादुर ने इसका पक्ष लिया, परंतु ज्यादातर राष्ट्रवादी नेताओं जैसे कि आर.वी. धुलेकर, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, बेगम एजाज रसूल आदि ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे देश के लिए घातक बताया। सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा जहर है जो हमारे देश की राजनीति में पूरी तरह से समा चुका है। क्या तुम इस देश की शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे फौरन छोड़ दो। उन्होंने कहा कि बहुत गलत चीज है, आप 1932 से ही बात करते आ रहे हो। पृथक निर्वाचन प्रणाली हमारे देश के हित में नहीं है, इसलिए इसे फौरन अपनी राजनीति से निकाल देना चाहिए अगर आप शांति चाहते हो तो। नहीं तो एक बार तो स्वीकार किया था तो पाकिस्तान निकल गया, अगली बार स्वीकार करेंगे तो पता ना देश में कौन कौन निकल कर टूट जाएगा देश हमारा। इसलिए पृथक निर्वाचन एक जहर है, इसलिए इसे अपने मन से निकाल दीजिए, सरदार पटेल ये कह रहे थे। छोड़ दो। जीवी पंत ने तो एक बहस में कहा कि अलग मतदाता न केवल राष्ट्र के लिए, क्योंकि अलग मतदाता ही तो हो जाएंगे, राष्ट्र के लिए, बल्कि एक अल्पसंख्यकों के लिए भी हानिकारक हैं। अल्पसंख्यकों के लिए भी हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय का दायित्व था कि वे अल्पसंख्यकों की समस्या को समझें और उनकी आकांक्षा के साथ सहानुभूति रखें। अलग मतदाताओं की मांग अल्पसंख्यकों को अस्थायी रूप से अलग थलग कर देगी और उन्हें कमजोर बनाएगी, और इसके अलावा यह उन्हें सरकार के भीतर किसी प्रभावी बात से वंचित करेगी। अलग अलग मतदाताओं के खिलाफ ये सभी तर्क राष्ट्र की एकता पर आधारित थे। सब कोई राष्ट्र की एकता की बात कर रहा था, जहां प्रत्येक व्यक्ति एक राज्य का नागरिक होता है और प्रत्येक समूह को राष्ट्र के भीतर आत्मसात होना पड़ता था। संविधान नागरिकता और अधिकार प्रदान करेगा, बदले में नागरिकों को राज्य के प्रति अपनी वफादारी की पेशकश करनी थी। समुदायों को सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में मान्यता दी जा सकती थी और राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्य राज्य के सदस्य के बराबर ही तो होते हैं। इसलिए 1947 तक संविधान सभा के अधिकांश मुस्लिम समुदायों को भी अलग अलग तरीके से मतदाताओं के खिलाफ सहमति दी गई और इसे हटा दिया गया। मुसलमानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप भी सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में निर्णायक आवाज भी हो और कल के डेट में वो कह पाए कि हमने भी तो संविधान लिखा, हमने भी तो देश के संविधान में योगदान किया। इसलिए उनकी भी आवाज भारत के संविधान सभा में होनी चाहिए। इसलिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को त्याग दीजिए और एक बेहतर संविधान सभा से संविधान लिखने का प्रयास करिए। इस प्रकार से हमने पृथक निर्वाचन प्रणाली को नकार दिया। अब इसी बीच में आदिवासी और उनके अधिकारों की बात आती है। एक आदिवासी नेता थे जिनका नाम था जयपाल सिंह। इन्होंने तो कहा कि हमें आरक्षण चाहिए, और आप जो कहते हैं कि आदिवासी अल्पसंख्यक हैं, ये अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें आरक्षण चाहिए, क्योंकि आपने तो शुरू से ही
इन्हें उन संसाधनों से दूर रखा है, जिसके कारण ये समाज से कट गए हैं, समाज से कट गए हैं और इनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। इसलिए अगर इन्हें समाज के मुख्य धारा में लाना है तो निश्चित तौर पे इन्हें आरक्षण चाहिए, लेकिन ये मान के चलिए कि हम अल्पसंख्यक नहीं है। यही मांग कौन कर रहे थे? जयपाल सिंह कर रहे थे, आदिवासी नेता। तो देखिए, मुख्य आदिवासी नेता जयपाल सिंह जी ने कहा कि आदिवासी संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं है, परंतु उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि शुरू से ही उन्हें संसाधनों से वंचित रखा गया है। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए समाज में उनकी उपेक्षा की गई, जिस वजह से वे पिछड़ गए, जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना और अधिकार उपलब्ध करवाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्हें क्या चाहिए? आरक्षण चाहिए। जयपाल सिंह ने कहा उन्हें मुख्य धारा में एकीकृत करने के लिए शारीरिक और भावनात्मक दूरी को तोड़ने की जरूरत है। यानी जो हम छुआछूत की नीति लेकर के आए हैं उसे समाप्त करनी पड़ेगी। उन्होंने विधायिका में भी सीट आरक्षण पर जोर दिया, क्योंकि यह उनकी मांगों को आवाज देने में मदद करता है और लोग इसे सुनने के लिए मजबूर होंगे और तब उनकी आवाज उठाई जाएगी। इसलिए आरक्षण मिलना चाहिए। आज भी संविधान विधायिका में हमारे यहाँ लोकसभा में 131 सीट एसी और एसटी के लिए रिजर्व है, बाकी तो जगहों पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जयपाल सिंह ने मांग की आरक्षण होना चाहिए, और ये कह करके कि हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, ये तो आपने मुझे बनाया है संसाधनों से दूर रखकर। अब आता है हमारे देश के दलित वर्गों के लिए संविधान में क्या प्रावधान। इसकी बात तो अम्बेडकर कर रहे थे, तो बहुत पहले से ही करते आ रहे थे। संविधान सभा में दलितों के विषय पर लंबी बहस हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की गई, जिसका महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था। निश्चित तौर पे 1932 में विरोध किया था और कहा था कि ऐसा करने से दलित समुदाय बाकी समाज से पूरी तरह से कट जाएंगे। जे अंगपा ने कहा कि हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है, परंतु समाज के अन्य वर्गों द्वारा उन्हें हमेशा संसाधनों और राजनीतिक शक्ति से दूर रखा गया है, निश्चित तौर पर, जिस वजह से वे हमेशा पीड़ा का शिकार रहे हैं। ना तो उन्हें शिक्षा के अवसर दिए गए और ना ही शासन में साझेदारी दी गई। इन सब तर्कों को सुनते हुए संविधान सभा में यह सुझाव दिया गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा। यानी मान लिया गया कि छुआछूत को खत्म करना हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, जरूरी है, क्योंकि इससे तो समाज में अराजकता फैल सकता है। इसके साथ ही साथ कहा गया कि हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। साथ ही साथ निचली जातियों के लोगों को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार कई लोगों ने माना कि सामाजिक भेदभाव को समाज के भीतर के ही दृष्टिकोण में बदलाव के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। अगर हमने अपने दृष्टिकोण में बदलाव नहीं किया तो शायद हमारे समाज में बदलाव नहीं होगा। और इस प्रकार से हमने संविधान में आदिवासी और दलित वर्गों के लिए भी जो उचित लगा वो हमने देने की कोशिश की और उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रावधान किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद।